मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो शॉर्ट में एमसीजी लिखेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट में करंट का मेजरमेंट करता है। तो अगर हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, moving coil galvanometer is a device used to, ये डिवाइस है यूज टू मेजर या डिटेक्ट बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। सर्किट में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में करंट का मेजरमेंट करता है, लार्ज अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इसका अगर हम प्रिंसिपल का बात करें तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ना, टॉर्क वाला बात, क्या पढ़े थे कि जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क, NIAB साइन थीटा। बस वही इसका भी प्रिंसिपल, यानी उसी प्रिंसिपल पर गैल्वेनोमीटर बेस्ड है। तो क्या लिख सकते हैं इसका प्रिंसिपल? ये हम लिख सकते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड, या सस्पेंडेड बोल सकते हैं, प्लेस्ड या सस्पेंडेड भी बोल सकते हैं, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज अ टॉर्क। ये टॉर्क का एक्सपीरियंस होगा उसको, और टॉर्क वही होगा डेट इज, कौन सा होगा? टॉ बराबर NIAB, ठीक है। साइन थीटा तो यह नॉर्मल परपेंडिकुलर बनेगा और NIAB साइन 90 होगा। ऐसे शॉर्ट में अभी हम NIAB लिख सकते हैं, थीटा 91 हो। तो देखो, गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट में करंट का मेजरमेंट करेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में नहीं करेगा, ठीक है। किसी सर्किट से स्मॉल अमाउंट मतलब मिली एम्पियर में करंट का मेजरमेंट करेगा। लार्ज अमाउंट में करना हो तो इसी गैल्वेनोमीटर का वर्जन आगे हम लोग पढ़ेंगे, एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाएंगे और वहां से हम वोल्ट मीटर बनाएंगे, है ना। तो ये बात कहां से आया? ये लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे टॉर्क वाला बात, वहां से आया। क्या? कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस्ड करेंगे या सस्पेंडेड करेंगे, कहां पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क होगा। अब बात है कि सर प्लेस्ड करना, सस्पेंडेड करना, क्या दोनों करना? देखो, गैल्वेनोमीटर का अलग अलग टाइप से डायग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। एक तो डायग्राम हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में बोलेंगे कि कॉइल को सस्पेंड करे, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। एक होता पिवोट करते उसको, है ना, पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, है ना। एक तो उसको किसी केंद्र पर पिवोट कर देते हैं कि वहां से, और एक को सस्पेंड करते हैं। तो दोनों डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का क्या क्या होता फंक्शन, इसमें हम लोग देख लेते हैं, फिर इसका सेंसिटिविटी, इसको कैसे मीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये सब बात करेंगे। अभी हम सिंपल क्या बात बताएं कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस्ड करेंगे, सस्पेंड करेंगे, कहा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा? NIAB, ठीक है। और यही टॉर्क जो है ना कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए समटाइम इसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। देखो, अभी आप अगर डायग्राम बनाना चाहो, देखो यहाँ कॉपी में जो बोर्ड पर हम लोग बनाएंगे वो, और जो प्रैक्टिकल है, दोनों में डिफरेंस होता है डायग्राम में, ठीक है। अरे बात समझ में? तो प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कैसा होता है।
अगर मान लो हम ऐसा बनाए एक डायग्राम कि दो मैग्नेट का देखो दो पोल्स होता है, अलग अलग टाइप से हम डायग्राम बना सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन लिखने का जरूरत नहीं अलग से है, कंस्ट्रक्शन में इसका हम डायग्राम ही बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये एक मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग पोल है, स्ट्रॉन्ग पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ पोल है, सपोज करो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कॉनकेव शेप में होता है। ये कॉनकेव शेप का मतलब, कॉनकेव शेप इसलिए लेते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल जाएगा। ठीक है, रेडियल मतलब पैरेलल टू द प्लेन। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है और यहां हम बोल दे कि इसके अंदर में एक ये क्वाइल है, इस तरह का क्वाइल है, ये सिलिंड्रिकल क्वाइल है। अब ये कैसा है बता रहे हैं, एक्चुअल में कैसा है। अब मान लो यहां पर एक हम बोल दे कि ये एक साउथ पोल है, सपोज करो ऐसे दो मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग पोल लेते हैं हम लोग, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, अब ये हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, नॉर्थ से सॉरी साउथ, नॉर्थ से कहां जाएगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से नॉर्थ से कहां जाने वाला, साउथ। यानी हर एक पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जाने वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ से साउथ में जाने वाला, ऐसे है ना। तो नॉर्थ से साउथ में आप एनसीईआरटी में देखना, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल। ये दो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो परमानेंट मैग्नेट। यहां पर ना ये एक सिलिंड्रिकल कॉइल होता है। आप बोले सर सिलेंडर जैसा कुछ बात तो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मान लो अब सपोज करो ये अगर एक एग्जांपल ले, पानी भरा पूरा इसमें, अभी सपोज करो ये सिलिंड्रिकल कॉइल है, सपोज करो ये सिलिंड्रिकल कॉइल। अब इस कॉइल के ऊपर में वायर को ऐसे वाइंडिंग किए हैं, तार को ऐसे लपेटे, इधर से ऐसे लपेटे, ये समझ रहे हैं, इस तरह का। अब कोई बुक में डायग्राम को ऐसे ही बना दिया तो रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा दिखा। अब इसको अगर ऐसे बना दे कि मान लो हम रखे कि नहीं ये सिलिंड्रिकल कॉइल है और उधर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ रखा हुआ, तो ये पोर्शन क्या है, सर्कुलर है ना, सर्कल। तो बस ऐसा दिखा दिया एक, ऐसा दिखा दिया मतलब इस तरह का सर्कल नहीं, वो सिलेंडर के फॉर्म में, वो सिलेंडर के फॉर्म में है। और उसके ऊपर ना ऐसे इधर से जैसे वाइंडिंग तार ऐसे लपेटे, ऐसे इसको देखो ऐसे दिखा देते, हम बोल देते ये इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ, इस पर से इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ, ये वाइंडिंग किया हुआ, ये वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ, ठीक है, ये सब ये वाइंडिंग किया हुआ इसके ऊपर। तो ये वाइंडिंग कैसे किया हुआ, ये वाइंडिंग ऐसा है कि ये पूरा एक सॉफ्ट, ये सिलिंड्रिकल ये जो सिलेंडर है ये सॉफ्ट आयरन कोर, क्या होता है ये, सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब ये होता क्या है, यह है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। और सॉफ्ट आयरन कोर पर बहुत सारे तार को लपेटा जाता, कॉइल को हम लोग वाइंडिंग करते हैं, और वही वाइंडिंग को ऐसे दिखा रहे हैं। इसके ये इसे पिवोट किया हुआ, पिवोट करना मतलब किसी केंद्र पर ये एक्सिस पर है, आ रही बात समझ में। और अभी ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये इसके साथ ये स्प्रिंग लगा हुआ, ये स्प्रिंग है ना, इस यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ। तो इस तरह का डायग्राम आपको दिखा सकता है। इसका दूसरा डायग्राम उल्टा भी बन सकता है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंटर लगा हुआ, देखो हम दो तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये पॉइंटर लगा हुआ और ये पॉइंटर के साथ इस तरह का एक रीडिंग स्केल है, इसको थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। यहां पर वो टॉ वाला वैल्यू को लिख देते हैं उधर, देखो ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा यहां बोल देते हैं NIAB, ठीक है, ये टॉर्क हो रहा। ये पॉइंटर ऐसे पॉइंटर है, यहां एक स्केल होता है, इसको बोलते हैं स्केल, रीडिंग स्केल। ये पॉइंटर है, पॉइंटर में इस तरह का स्केल है लगा हुआ, इस पे लिखा हुआ कुछ, मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो या ऐसे बना दो।
अब ये करंट का वैल्यू मेजरमेंट करेगा, ये पॉइंटर जिसके सामने होगा उतना एम्पियर का करंट हमको मालूम चलेगा, ठीक है। ये एक मीटर स्केल है या जिसको रीडिंग स्केल बोलते हैं, रीडिंग स्केल। ये हमारा पॉइंटर है ना। ये हमारा सिलिंड्रिकल कॉइल, और ये सिलिंड्रिकल कॉइल सॉफ्ट आयरन का है। किसका है? सॉफ्ट आयरन का। ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ। आप इसको अगर आप बोले कि जो सिलिंड्रिकल कॉइल है उसको और कैसे दिखाते, ऐसे दिखाते। देखो एक शॉर्ट में डायग्राम यहां देखो, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ऐसे बोल दे चलो एक नॉर्थ पोल है ये मान लो साउथ पोल है इस तरीके से। और यहां पर अगर आप सिलेंडर के फॉर्म में दिखाते तो ये सिलिंड्रिकल देखिए कॉइल है, ये सिलिंड्रिकल कॉइल। अब आपको ये पूरा सिलेंडर दिख रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और दो टर्मिनल लगा हुआ यहां पर T1 और एक टर्मिनल लगा हुआ T2। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये स्प्रिंग से लटका हुआ है, और जो ये स्प्रिंग होता है ना ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर उसका स्प्रिंग होता है, ठीक है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन देखिए ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। किसी एक तरीके से दिखाना यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, इसको बोलेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। और अभी इसके ऊपर में ये वायर का वाइंडिंग किया हुआ, कॉइल का वाइंडिंग किया हुआ है, ये कॉइल का वाइंडिंग किया, ठीक है। ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, इसको हम लोग बोल देते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन। अब ये जो दिखा रहे हैं यहां पर एक बाहर की तरफ ये स्प्रिंग से कनेक्शन है, ये जितना ज्यादा ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा जब इस कॉइल में करंट का फ्लो होगा, ये दो टर्मिनल है, मान लो यहां हम ऐसा कनेक्ट किए हैं जहां से करंट, जो करंट मेजरमेंट करना हो, जहां से करंट का मेजर करना हो उसको हम T1 के साथ कनेक्ट किए। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा इसमें, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने से ये कॉइल जितना डिफ्लेक्ट करेगा, ये जो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, सुनिए बात, दो टर्मिनल है, या मान लो इस पॉइंट, ये जो वायर है उसको वहां रखे जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जहां का करंट मेजर करना है। जब इधर से करंट का फ्लो करेगा, करंट का फ्लो होने के बाद ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो कॉइल है ये डिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको डिफ्लेक्ट कौन करवाएगा? इसको डिफ्लेक्ट करवाने वाले टॉर्क का नाम है NIAB sin थीटा। जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेट करेगा, ठीक, कॉइल में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अब बता दे ये कॉइल किसका बना हुआ? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ये भाई फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्या है? तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर एक एलॉय है जिसमें प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी 11 में पढ़े थे आप। इलास्टिसिटी का क्या प्रॉपर्टी होता? अभी इसके बदले कोई बोले सर ये स्प्रिंग के प्लेस में आप कॉपर का वायर लेंगे तो क्या होगा? कॉपर का वायर बेंड कर जाएगा, ब्रेक कर सकता अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे बेंड करेगा। अभी क्या हुआ समझना, जैसे करंट का फ्लो हुआ कॉइल रोटेट किया, रोटेट किया मतलब डिफ्लेक्ट किया, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, NIAB sin थीटा। फिर वापस अपने ये जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट कर गया, स्प्रिंग में ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया, फिर से करंट का फ्लो बंद हुआ, तो ये जो स्प्रिंग था अपना नॉर्मल पोजीशन में चला आया, क्योंकि उसमें इलास्टिक नेचर है। इलास्टिसिटी का मतलब आप जानते हैं कि बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो यहां जो स्प्रिंग है वो वापस अपना शेप साइज में चला था फिर से, और इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहते हैं इसको? रीस्टोरिंग टॉर्क, है ना। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो इक्विलिब्रियम के केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। मतलब ये जो टॉर्क जो
रोटेट करवाएगा उसको बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे उसको? जो वापस लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क किस में डेवलप होगा? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में। फिर से बता दे, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर एक ऐसा मटेरियल्स है, वो एलॉय है फास्फोरस ब्रॉन्ज का, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी समझ रहे? इलास्टिक प्रॉपर्टी ना, उसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब कॉइल रोटेट करेगा तो वो जो है स्प्रिंग मुड़ जाएगा, फिर वापस अपना पोजीशन में आ जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके बदले कुछ और लेते तो बेंड करेगा, वापस नहीं आता। तो जितना ये डिफ्लेक्ट करेगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल में, जितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, उस अकॉर्डिंग से यहाँ करंट का मेजरमेंट होगा। मतलब जितना एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, अभी हम करेंगे वो बात। आप ऐसे डायग्राम समझ लो, ये दो स्प्रिंग लगा दिए, यही सिलिंड्रिकल कॉइल को, इसी सिलिंड्रिकल कॉइल को बहुत सारे किताब में क्या किया है कि ये सर्कल का भाग बीच में कर दिया है। जब सर्कल का भाग बीच में आप कर दिए, आप समझो, जब ये सिलिंड्रिकल कॉइल का आप इस सर्कल, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसको आप बीच में कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा या फिर डाउन चला जाएगा। अगर ऐसे पोल हो तो जब डाउन चला जाएगा तो किसी पॉइंट पर यानी स्प्रिंग कनेक्ट होगा, या अप जाएगा तो कनेक्ट होगा। तो यही पार्ट सर्कुलर वाला आगे चलाया तो ये डायग्राम दिख रहा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि बीच में ऐसा कोई गोला रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पोर्शन है वो किसका पोर्शन है? उस सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन है। उस सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन है जिस पर कॉइल को क्या किए हैं? वाइंडिंग किए हैं हम लोग। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में ये डायग्राम मिल जाएगा। बुक है एनसीईआरटी? लाइए, लाए हैं, देखते हैं, आपको दिखाते पेज नंबर कितना है और ये डायग्राम कौन सा है। आप इसको फिर घर में भी अच्छे से बना सकते हैं। देखो, ये समझ लो, आपको बता देते हैं। आप डायग्राम को घर में बनाना चाहो अभी बनाओ, और घर में भी बनाना चाहो तो आप आराम से बना सकते हो। देखो यहां पर देखिए, ये पेज नंबर 130 नया वाला एनसीईआरटी में देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ, स्प्रिंग है, यहां पर पिवोट किया गया है इस पॉइंट पर, सॉफ्ट आयरन कोर है, यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ पोल है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाता। ये हमारा क्वाइल, आप इसको यहां बोल सकते क्वाइल, ये क्वाइल है ना। इस मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट करते हैं। जो नॉर्थ और साउथ पोल का मैग्नेट है, दिस मैग्नेट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट होता है, हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट होता है। कैसा होता? हॉर्स शू टाइप का। ये डायग्राम आपको देखिए 4.20, आप इस डायग्राम को सेम टू सेम बना सकते हैं। इसका करते हैं वर्किंग क्या है, नोट करिए, बनाइए, दोनों डायग्राम बना सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, वो डायग्राम है ये। हालांकि वो नहीं पूछा जाएगा क्या टाइप है, ठीक है। यहां ये पिवोट हो रहा है ना, पाइवोट हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। कुछ कंस्ट्रक्शन में बात लिखो तो बोलते हैं, सुन के लिखो। कंस्ट्रक्शन लिखे थे ना, कंस्ट्रक्शन में 2-4 लाइन लिखे। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ, कंस्ट्रक्शन में it consists of a coil of copper wire winding on WINDING windings on cylindrical soft iron core
cylindrical soft iron core, cylindrical soft iron core, full stop लिखिए. The coil is pivoted, pivoted. The coil is pivoted in a uniform radial magnetic field, uniform radial magnetic field, uniform radial magnetic field provided by concave shape of permanent magnet, full stop लिखो. The coil rotates freely, the coil rotates freely about the pivoted, pivoted, full stop. A pointer is also attached to the coil. A pointer is also attached to the coil. Pointer is also attached to the coil. Attached to the coil. Full stop. लिखो उसमें. The pointer moves over a scale. The pointer moves over a scale. पॉइंटर मूव्स ओवर ए स्केल. देखो पॉइंटर जो स्केल के ऊपर मूव करेगा, है ना, तो जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना रीडिंग होगा और इस तरह से करंट का मेजरमेंट होगा. स्मॉल अमाउंट में करंट, ये बार बार करें स्मॉल अमाउंट में. लार्ज अमाउंट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा अभी बात करेंगे, आज समझाएंगे, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में करा, ध्यान से समझना. तो डायग्राम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो क्या है यहाँ पर पिवोट कहाँ, यहां से स्प्रिंग जो ये जैसे सर्कल बना के स्प्रिंग दिखा दिए. अब ये डायग्राम में ये पूरा नहीं बता रहे कि स्प्रिंग कहाँ. अब इस डायग्राम में क्या पता चल रहा है, स्प्रिंग भी है. स्प्रिंग किसका है? फॉस्फर ब्रोंज वायर का. तो आप सारा कुछ डायग्राम में शो नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं दिखा सकते आप. आपको एक स्केच करना है कि ये ऐसा होता है, प्रैक्टिकली समझना क्या है. अब देखो ये फॉस्फर ब्रोंज वायर जिस सपोर्ट के साथ होता है उसको टॉर्सन हेड बोलते हैं. इस हेड को टॉर्सन हेड बोलते हैं, है ना. तो वो टॉर्सन हेड होता है जो एक मजबूत सपोर्ट होता है जिससे हम स्प्रिंग को सस्पेंड करते हैं. ठीक है. आपको सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर कभी देखोगे तो उसका डायग्राम भी देखना एक रेक्टेंगुलर कॉइल के जैसा होता है. तो अलग अलग वे में इसका डायग्राम हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा बात. तो कंस्ट्रक्शन में आपको बात बताएं, कुछ पॉइंट ऐसा है जो आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा बट वो है. एक वर्ड बार बार आ रहा है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे अच्छा से. अब इसका थ्योरी लिखते हैं. हो गया लिखा हुआ इधर ना, आगे बढ़े, लिखे थ्योरी. देखिए इसका थ्योरी क्या है. थ्योरी यही है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. और वो टॉर्क क्या होगा? NIAB साइन थीटा. ठीक है, वही बताए थे कि जब भी करंट फ्लो करेगा कॉइल से, इस सिलिंड्रिकल कॉइल जिस पर कॉपर का तार को लपेटे आप, कॉपर का वायर वाइंडिंग किया गया,
सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई बोले वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड, तो सॉफ्ट आयरन का यूज इसलिए करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज करेगा। ये तो परमानेंट मैग्नेट है ही, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा, सॉफ्ट आयरन के कारण और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। देखिए, तो सॉफ्ट आयरन पर जो वायर हम लोग वाइंडिंग किए हैं, कॉपर वायर, जैसे उसमें करंट फ्लो हुआ, कहां से करंट फ्लो करेगा? जहां का करंट आपको चेक करना कि है कि नहीं, वहां से जैसे करंट फ्लो करेगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस डायग्राम में पता चल रहा है जब रोटेट करेगा तो कॉइल भी बेंड करेगा, मुड़ेगा। ठीक है, जो यहां पर पता नहीं चल रहा, इसलिए दो तरीके से इस डायग्राम को हम बनाए आपको। तो टॉर्क प्रोड्यूस, अब यहां थीटा जो है बाबू ऐसे लिखते, ध्यान देना, लिखते फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए थीटा 90। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो क्या है, समझ लो। अगर इस सिलिंड्रिकल कॉइल पर कोई हम नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल टू द कॉइल पर नॉर्मल, एक तो पेन देखिए और जरा सा देखो, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल यूनिफॉर्म है और उस पर यह नॉर्मल डाले तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब तक 90 डिग्री का एंगल बनेगा टॉर्क होगा NIAB। तो ये इस कॉइल पर नॉर्मल टू इट्स प्लेन और ये नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एंगल 90 डिग्री का बनेगा और जो टॉर्क का डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा NIAB। आप सोचो, अगर यहाँ थीटा 30 बन जाता तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता? 1/2 होता, 1/2 होता ना, तो आधा डिफ्लेक्शन होता। तो ठीक है, अभी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा, इसलिए डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा, ऑलवेज एंगल 90 बनता है, इसलिए थीटा 90 लेते। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज है, इसको अलग से हम मेंशन करते हैं। अभी देखो क्या हो गया यहां पर, थीटा 90, देखिए, तो टॉ इज इक्वल टू होगा NIAB, है ना, बोलेंगे दिस टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ड्यू टू दिस a restoring torque is developed, कहां होगा? restoring torque is developed in spring या फॉस्फर ब्रोंज वायर जिससे स्प्रिंग बना है ना, स्प्रिंग विच है ना, रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप लिख देते हैं बस, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो। अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? देखो, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा K थीटा। अब अगर हम बात करते K क्या है, वेयर K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। K है स्प्रिंग कांस्टेंट और थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ध्यान देना। अब जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उतना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क में जो K थीटा लिखे, K स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है उसको K बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ में जितना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा उसको K बोलेंगे और उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जितना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा डिफ्लेक्शन का इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब, मान लो डिफ्लेक्ट किया कॉइल, फिर से वापस चला आया,
तो जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना रीस्टोरिंग होगा। तो देखिए क्या लिखते, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे हम लोग, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। यानी एन आई ए बी इक्वल होगा के थीटा। एन आई ए बी किसका बराबर हो गया, के थीटा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसका इक्वल हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब यहां से आई का वैल्यू कितना निकल जाएगा बताओ, आई इज इक्वल टू क्या होगा, के थीटा बाई एन ए बी। तो आई इज इक्वल टू के बाई एन ए बी, और यहां थीटा बाहर कर लेंगे, ध्यान देना, और लिखेंगे आई इज इक्वल टू जी थीटा, वेयर जी इज इक्वल टू के बाई एन ए बी। इसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। देखिए मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल जी कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू के बाई एन ए बी, के स्प्रिंग कांस्टेंट, ए हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो गया एरिया ऑफ कॉइल, बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये कांस्टेंट हटाएं तो आई प्रोपोर्शनल थीटा। मतलब ओवरऑल आप क्या समझे, आप ओवरऑल ये समझे कि करंट का मेजरमेंट वही होता है जितना टॉर्क का डिफ्लेक्शन होता है। तो जितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट किया उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। आ रहा बात समझ में। और वो आई किसके बराबर है, के बाई एन ए बी थीटा। ठीक है, तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट, किसी सर्किट में स्मॉल अमाउंट में करंट का जो मेजरमेंट हो रहा है उसका मेजरमेंट हम लोग गैल्वेनोमीटर से करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा। तो क्या याद रखना है इसमें, कॉइल रोटेट करेगा उसको कौन सा टॉर्क रोटेट करवाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कॉइल वापस अपने पोजीशन में लाएगा कौन सा लाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क कहां डेवलप होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा स्प्रिंग में, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में, जो उसको वापस उसको लेके आएगा। तो हर बार मेजरमेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि हर बार जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अगर ऐसा हुआ कि डिफ्लेक्शन हुआ बट रीस्टोरिंग डेवलप नहीं हुआ तो एक ही बार मेजरमेंट हो पाएगा, उसके बाद बार बार हम नहीं कर पाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर का हम बार बार यूज कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर बार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर है, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आपसे गैल्वेनोमीटर का थ्योरी पूछा जाए तो यहां तक देना जवाब। लेकिन अब इससे कुछ इसका पार्ट्स और भी पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना जो बताएंगे। बट अगर आपसे ये बोला जाए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आप कंस्ट्रक्शन थ्योरी बताएं तो आपको यहां तक कम से कम जरूर बताना चाहिए। यहां तक लिखिए, नोट करिए इसको। लिखो इसमें एक लाइन लिखो, यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। लिखो यहां के बाद, यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है। ठीक है, तो ये बात अभी आपको हम बता दिए कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो नॉर्मल करेंगे उसके पर लिखो, ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड a radial magnetic field produced by permanent magnet
permanent magnet is always parallel to the plane of coil. ठीक है, ऑलवेज पैरेलल होगा. फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90 क्यों होगा? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द कॉइल. अगर कॉइल पर नॉर्मल करेंगे, कॉइल पर नॉर्मल डालते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उसका ऑलवेज परपेंडिकुलर है ना. या बोल सकते हैं नॉर्मल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही बोल सकते हैं. जो नॉर्मल टू द कॉइल है उसका दूसरा लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल टू द कॉइल, अगर आप इसको नहीं लिखते, नॉर्मल टू द कॉइल मेक 90 डिग्री एंगल विद द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. जो नॉर्मल है कॉइल पर वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था ना, ऐसे नॉर्थ से साउथ पर, उस पर जो नॉर्मल है कॉइल पर वो ऑलवेज क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर. ठीक है. अरे खुद से एक नॉर्मल डालेंगे कॉइल के ऊपर में तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑलवेज कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री. तो हम बोल सकते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द कॉइल. ठीक है, तो इसलिए टॉ बराबर हो जाएगा NiAb sin 90. तो sin 91 हो गया. NiA टॉर्क मिलता रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड होता रहेगा. इसलिए हम लोग ये बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये काम है. इसलिए ऐसा हॉर्स शू टाइप का, जो कॉन्केव शेप में हॉर्स शू टाइप का परमानेंट मैग्नेट लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे. समझ में आ रहा बात? ये कारण हो गया, नोट कर लीजिए इसको. समझ रहे बात ना ये, है ना? नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको और करके, या लिखो, या इतना ही लिखो काफी है कि नॉर्मल टू द कॉइल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऐसा आप कर सकते, एक ही बात. समझ रहे हैं बात को? जैसे सिलिंड्रिकल कॉइल है, अब ये नॉर्मल ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इस पर अगर हम नॉर्मल डाले, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ और टॉपिक इसमें क्लियर करते. हो गया ये बात? लिख लीजिए. हो गया है? लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? आजकल सुनते हैं ना, दांतों में झंझनाहट, सेंसिटिविटी. तो आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, ऐसा न्यूज आता है, ऐड देखते हैं ना, वैसा इसका यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब क्या है?
अरे दांत में सेंसिटिविटी हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ खट्टा चीज खाओगे तो लगेगा ऐसे। वैसे यहाँ पे है ना, आइसक्रीम खाओगे तो फिर लगेगा झंझनाहट। वैसे यहाँ सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, यहाँ मतलब ये है ना कि अगर कॉइल में स्मॉल करंट फ्लो करता है, कॉइल में स्मॉल करंट फ्लो करता है और उसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो, यानी कि स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होने से या यूनिट वोल्टेज पर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं a galvanometer is said to be sensitive if it show large deflection in coil for a small change in करंट और वोल्टेज अप्लाइड। देखो ध्यान दें, अगर स्मॉल करंट या वोल्टेज अप्लाइड करते हैं और उससे लार्ज चेंज होता है, उससे बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब यही होता है कि गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में, स्मॉल चेंज इन करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, सेंसिटिविटी अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना, खराब कैसे? जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, छोटा से छोटा करंट को मेजरमेंट करेगा, स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मापेगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा उसका, यानी कि जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, स्मॉल से स्मॉल करंट का मेजरमेंट करेगा। अगर सेंसिटिव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करंट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा करंट होगा तभी मापेंगे, छोटा करंट होगा तो स्मॉल होगा तो नहीं मापेंगे, तो फिर स्मॉल अमाउंट में करंट का डिटेक्शन पता नहीं चलेगा। मतलब छोटा सा भी छोटा स्टेज एक करंट हो, हल्का से हल्का मिली एम्पियर का करंट हो, तब भी माप ले, इसका मतलब उसका सेंसिटिविटी। तो देखो क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी। दो तरह का सेंसिटिविटी होता है, देखो क्या क्या। एक होता करंट सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन produced in a galvanometer per unit current, या बोल सकते हैं इट इज द डिफ्लेक्शन produced in galvanometer per unit current flows through it due to per unit current flows through it। यूनिट करंट के फ्लो होने से जो डिफ्लेक्शन होगा उसको बोल देंगे करंट सेंसिटिविटी। देखो ऐसे, यानी कि करंट सेंसिटिविटी का मतलब है थीटा बाई आई, समझ लो, फिर लिखना थीटा बाई आई। दो फॉर्मूला सामने आ रहा, देख लीजिए दोनों फॉर्मूला को। सर ये थीटा बाई आई, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सुनो इधर बात, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट थीटा बाई आई। अब ये थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए एन आई ए बी बराबर के थीटा, तो थीटा बराबर हो गया एन आई ए बी बाई के, ऐसे। तो थीटा का वैल्यू रख दीजिए एन आई ए बी बाई के आई, आई आई कैंसल, तो बच गया एन ए बी बाई के। तो देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या निकल गया, एन ए बी बाई के। देखिए क्या बोले, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर ड्यू टू पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट फ्लो होने से
जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वही है करंट सेंसिटिविटी, आई एस, एस फॉर सेंसिटिविटी। तो आई एस का वैल्यू थीटा बाई आई, तो थीटा का वैल्यू कहां से निकालना, ये कौन सा टॉर्क है, अरे ये कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये वाला कौन सा टॉर्क है, तो एन आई ए बी बराबर के थीटा, थीटा बराबर क्या हुआ, एन आई ए बी बाई के, रख दिया वहां वैल्यू, आई आई कैंसल, एन आई बाई के, ये किसका वैल्यू निकल गया, करंट सेंसिटिविटी। समझ गए बात। और आपसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो नंबर देखिए, दोनों फार्मूला देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी का हो गया ना डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, देखो अपने से डिफाइन कर लेना, क्या समझ लो फिर लिखना, दोनों फार्मूला सामने आ रहा। ये बोला इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी। अब बताओ थीटा का वैल्यू कितना रखे यहां पर, यही रखना पड़ेगा, एन आई ए बी बाई के, और साथ में भी आया। अब मत बोलना ये थीटा कहां से आया, यहां से आया, एन आई ए बी बराबर के थीटा, एन आई ए बी बराबर के थीटा, थीटा इज इक्वल टू एन ए। अब यहां क्या करेंगे देखिए, एन आई ए बी बाई के और भी के बदले आई आर, आई आई कैंसल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया एन ए बी बाई के आर। देखो यहां पर ये कैंसल हो गया आई आई, तो आप बताओ करंट सेंसिटिविटी का क्या मिला, एन ए बी बाई के, वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या मिला, एन ए बी बाई के आर। आपसे कोई बोले इसका सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, बोलेंगे देखो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगा, फिर भी एक लिमिट तक बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। एरिया कॉइल का होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहिए, और यही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए परमानेंट मैग्नेट लिए, होर्स शू मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर के कारण नहीं, करंट कैरिंग वायर के अराउंड में थोड़ा वीक होगा, स्ट्रॉन्ग लेना था हमको। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिखने का क्या कारण था, वहां पे परमानेंट मैग्नेट लिए, ओरिजिनल मैग्नेट लाएं ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने। और फिर मैग्नेटिक फील्ड हाँ कांस्टेंट कम होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट कम होना चाहिए, ऐसा करके हम उसके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, या रेजिस्टेंस कम करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न ज्यादा चाहिए, एरिया चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी हमको ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा बात ना, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। तो लिखो इसको पहले, एक तो क्वेश्चन यहां से बनाओ, एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम बनाओ, आने वाला क्लास में इस पर और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, लेकिन पहले अभी एक बनाइए। लिखिए 4.10 टू मूविंग कॉइल मीटर्स, अब वो मीटर्स लिखा भाई तो मीटर समझ, M1 and M2, M1 and M2 have the following particulars, कुछ दिया हुआ, कुछ डेटा दिया हुआ M1 M2 का, क्या क्या दिया हुआ देखिए, R1 है 10 ओम, N1 30, A1 है 3.6 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर, B1 है 0.25 टेस्ला, R2 है 14 ओम, लिखते चलो साथ में, N2 है 42, A2 दिया हुआ 1.8 इंटू 10 to the पावर -3 मीटर स्क्वायर,
और B2 है 0.50 टेस्ला। The spring constant are identical for both two meters. Determine the ratio of number one, current sensitivity, number two, voltage sensitivity for M2 and M1। लिखिए, ये एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का। देखिए, इसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो M2 एंड M1 का मतलब M2 बाई M1 ऐसा। तो आप बताओ, हम बता यहाँ हिंट देते, फॉर्मूला लिख देते हैं, बनाना बहुत इजी, सारा कुछ डेटा दिया हुआ क्वेश्चन। अब जैसे करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला, अगर एक नंबर वाला बनाए हम, करंट सेंसिटिविटी अभी पढ़े, क्या पढ़े, आई एस बराबर क्या पढ़े, एन ए बी बाई के पढ़े ना। अब मान लो अगर दो है M2 बाई M1, दो गैल्वेनोमीटर का, तो ऐसे करेंगे N2 A2 B2 बाई के, N1 A1 B1 बाई के। K1 K2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है, तो के कैंसल, तो क्या बच गया, N2 A2 B2 बाई N1 A1 B1। सारा डेटा दिया हुआ रख के देखिए, रेशियो में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, पहला का बन जाएगा, सेकंड वाले का वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो Vs इज इक्वल टू पढ़े NAB बाई KR। अब M2 बाई M1 का रेशियो चाहिए, N2 A2 B2 बाई KR2 बाई N1 A1 B1 बाई KR1, के कैंसल, तो हो गया N2 A2 B2 बाई R2 इंटू R1 बाई N1 A1 B1। अब इसमें सारा वैल्यू रख दो, एक आंसर है, दो रेशियो में आ जाएगा आंसर। देखिए, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों का फॉर्मूला लिख दिए, लिखने के बाद करके रेशियो में कुछ आंसर आ जाएगा। देखिए, देखिए इसका आंसर 7/5 आ जाएगा। 7:5 कर लो या डिवाइड कर लो 1.4, तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए चैप्टर के लास्ट में कुछ पॉइंट और है, उसको देख लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए। वो दो पॉइंट्स है उसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। और फिर ये जो लास्ट का टॉपिक बढ़ा रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे अगले क्लास में, है ना। तो अब बात करते हैं एमीटर। बहुत दिनों से नाम सुने आप लोग एमीटर का, क्या होता है एमीटर बताइए। चलो कुछ बात करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर का, वो भी जरा देख लेते हैं। ये एमीटर है क्या, बोलो जी, क्या है एमीटर। तो ये एमीटर जो है ना, वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या मॉडिफिकेशन किया गया इसमें, क्या मॉडिफिकेशन किया गया, ऐसे बोला जाए ना, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। एमीटर को क्या बोल सकते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू
यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, ये सबको पता है, बहुत दिनों से नाम सुने हैं मीटर और वोल्ट मीटर का। इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर का। और भाई ये क्या है, तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ा देखो, तो अभी आप पढ़े कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस है। तो सेंसिटिव डिवाइस है मतलब अगर उसका औकात से ज्यादा करंट फ्लो किया तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल डैमेज होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वो जल जाएगा यानी डैमेज होगा। तो क्या है ना, वो एक स्मॉल अमाउंट में करंट का मेजर करेगा, लार्ज अमाउंट में करंट का मेजर करेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, हम लोग गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके एमीटर बनाएंगे, यानी उसी को एमीटर कहेंगे। समझ में आ रहा बात ना। तो गैल्वेनोमीटर का क्या क्या यहाँ पर डिमेरिट्स क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। कैसा डिवाइस है, हाँ, इफ करंट फ्लोज बियॉन्ड इट्स लिमिट इट में गेट डैमेज। अगर इसके कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो किए तो ये डैमेज कर जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम बताते हैं, ध्यान से समझना इसमें क्या बात हो रहा है। बोलते हैं हम लोग कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये गैल्वेनोमीटर है, मान लो उसका रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो कर रहा, ध्यान देना। अब ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, इसमें करंट इसके कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो किया तो ये कॉइल मेजर नहीं कर पाएगा, यानी कॉइल डैमेज हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस करंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, करंट को कुछ डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ज्यादा करंट नहीं फ्लो हो उसके अंदर। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक लोअर रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लोअर रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट, जिसको शंट बोलते हैं, SHUNT, ठीक है ना, शंटिंग करना इसको बोलते हैं। तो यहां क्या होगा, ये लोअर रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, ये लोअर रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट करती है। इससे क्या होगा, पैरेलल में करने से जो करंट यहां जाना था इस पॉइंट पे शंटिंग हो गया, यहां से करंट डिवाइड कर गया, कुछ इधर कुछ इधर। गैल्वेनोमीटर के तरफ जो गया वो IG और जो उधर गया वो I-IG। ये S है लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर जिसको शंट बोलेंगे, SHUNT, ठीक है। और ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस का वायर है, कुछ करंट इधर गया और फिर यहां से फिर वो I बन के निकल गया बाहर। मान लो अगर हम बोल दे ए और बी पॉइंट के बीच में, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस डिवाइड को हम कनेक्ट किए, तो पूरा ये जो अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट हमारा बन गया एमीटर। ये पूरा अरेंजमेंट बन गया एमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का डिमेरिट्स क्या बोले, हम क्या बोले, इफ करंट फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर beyond its capacity, it may get damaged। हम बोलेंगे टू प्रिवेंट दिस, a low resistance wire is connected parallel to the galvanometer। This low resistance wire
दिस लो रेजिस्टेंस वायर इज कॉल्ड शंट। देख, अब आप बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या फाइंड क्या करना है यहां से, सुनो। एक तो बात समझ में आ गया, अरे एक बात समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे भी समझ में आ गया। और कैसे बनाने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं। अब यहां से बोला कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ना एस, उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। ऐसा प्रॉब्लम दे देगा कि उसका फॉर्मूला बताइए कि कितना, कौन से रेजिस्टेंस का वैल्यू लगाएं तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताइए, ये समझ में आ रहा, आई जी, आई माइनस आई जी, यहां से केसीएल लग रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता, वोल्टेज सेम होता है, ध्यान देना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताओ पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो बताइए गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, मतलब आई जी इंटू जी। G इज द कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई आर, और यहां I माइनस आई जी इंटू एस, ये वाला बात याद रखेंगे। तो S का क्या फॉर्मूला निकल गया यहां से बोलो, S इजिकल टू क्या मिल गया, S इजिकल टू मिल गया आई जी जी बाई I माइनस आई जी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय विच गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। यही उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है जिसको संट बोल रहे हैं, जिससे हम गैल्वेनोमीटर को कहां कन्वर्ट करेंगे, एमीटर। आ रही बात समझ में। तो आपको बोले थे कैसे कन्वर्सन करना, ऐसे कन्वर्सन करना, और ये डिवाइस क्या बन गया हमारा, ये डिवाइस बन गया एमीटर। क्या बन गया, समझ में आ रहा वैल्यू। तो एस का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, आई जी जी बाई आई माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नोट करिए, लिखिए। फिर वोल्ट मीटर बताते, लिखिए, लिखिए वोल्ट मीटर। चलिए वोल्ट मीटर क्या है जरा बात कर ले, क्या है वोल्ट मीटर, बोलिए। सुने ना वोल्ट मीटर का, अरे वोल्ट मीटर का नाम सुने, बोलो क्या है वोल्ट मीटर भाई। तो सबसे पहले बता दें कि वोल्ट मीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या मेजर करेगा, बताओ, यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करेगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, और एक बहुत अच्छा कंफ्यूजन का क्वेश्चन अभी बता रहे हैं कि कहां कंफ्यूज करता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अब क्या है कि गैल्वेनोमीटर को बनाना वोल्ट मीटर, देखो कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ध्यान दीजिएगा। तो अब भाई गैल्वेनोमीटर को कहां कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट, सुनना बढ़िया से। अब एक बात याद रखना कि वोल्ट मीटर जब बन जाएगा उसको सर्किट में हम हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे। बोलेंगे हम लोग तो सुने कि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में, हाँ सीरीज में जोड़ेंगे, लेकिन समझ हम क्या बता रहे हैं। अभी एक गैल्वेनोमीटर है, मान लो गैल्वेनोमीटर है, सुनिए। अब अगर ये सर्किट इस दो पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब हम अगर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दे ऐसे, यहां से यहां, यहां से यहां, तो क्या वोल्टेज का मेजरमेंट कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट है, ये जो करंट यहां जाएगा वो तो डिवाइड होकर चला आएगा इधर। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, ऐसा करना होगा कि ये दो पॉइंट के बीच का करंट कुछ भी इधर नहीं आए, बहुत कम आए, एकदम नहीं आए इधर में। देखो पहला पॉइंट कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल,
इन सर्किट, जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मापना है उस सर्किट के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल रखना है। लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर है, तो फिर क्या करना होगा, इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ अगर एक तो और हैवी रेजिस्टेंस जोड़ दे आर, लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ दे आर, तो ये एक तो रेजिस्टेंस था, एक और रेजिस्टेंस मिल गया साथ में, तो इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है ए और बी के बीच का जो वोल्टेज निकालना था, इसका बहुत कम करंट इधर जाएगा तो जाएगा पैरेलल में, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर जो जाएगा भी तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट करेगा उस करंट को, तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकल जाएगा, यानी इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो सर्किट में, अगर ये सर्किट है, इस सर्किट में ये जो अरेंजमेंट है ये वोल्ट मीटर कहलाया। तो आप समझो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, ये पूरा वोल्ट मीटर है कहानी। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन पूरे वोल्ट मीटर को सर्किट में किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल। किसमें करना है, तो याद रखना, पूछता है ना कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, तो उसमें बहुत लोग अगर सीरीज में टिक कर दिया, नहीं, वोल्ट मीटर सर्किट में किसमें कनेक्ट होगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या करना होगा, एक लार्ज रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा। मतलब देखो, ये कहने का मतलब है, यहां देखिए हम क्या लिखते हैं यहां पर कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी converted into voltmeter, can be converted into voltmeter by connecting, क्या कनेक्ट करना है, a large resistance in सीरीज में एक लार्ज, मतलब ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है ना, तो उसका रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक तो ये आर को जोड़ दो, अगर ये दो पॉइंट्स, जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में आईजी, वो जाएगा दोनों के साथ। ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना तुम्हारा, ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो क्या बन गया, बताओ क्या बन गया पूरा अरेंजमेंट, वोल्ट, क्या बन गया। लेकिन इस वोल्ट मीटर को तुम सर्किट में किसके साथ जोड़ेगा, पैरेलल। किसके साथ जोड़ेगा, ताकि उन दोनों पॉइंट का करंट कुछ ज्यादा ड्रॉ नहीं करे और उन दोनों पॉइंट का वोल्टेज सही मिले। समझ में आ रहा बात ना। तो देखो, एसर्शन रीजन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये आया हुआ एसर्शन का क्वेश्चन बता रहे क्या है, वो बोलता है ना कौन सा सही है कौन सा गलत है लाइन, कौन किसका एक्सप्लेनेशन करता है, वहां पर ध्यान देना। गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। Galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a large resistance in series. इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। निकाल लो आर का वैल्यू, सिंपल है, बताओ। ये सीरीज है, यहाँ क्या दिख रहा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में V बराबर आई आर, तो V बराबर आई जी जी प्लस आई जी आर, जो भी करंट जाएगा इन्हीं दोनों से जाएगा ना। तो बोलिए क्या होगा, हमको निकालना आर, निकालना है ना आर, तो आई जी आर बराबर क्या हो गया, V माइनस, सही लिखे हैं, V बराबर आई आर। एक काम करो, इतना झंझट क्या करना है, यहां से आई जी कॉमन ले लो, क्या बच गया, G प्लस आर। बताओ G प्लस आर इज इक्वल टू क्या हुआ, V बाई आई जी। तो बड़ा आर का वैल्यू क्या निकल गया, कैपिटल आर बराबर क्या निकला, बोलो, निकल गया V बाई आई जी माइनस क्या निकल गया, G। ये इतना रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, लार्ज रेजिस्टेंस का ये जो वैल्यू आएगा वो जो कनेक्ट करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को कहां कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर। किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये पूरा डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर।
यानी गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस ये जो आर आएगा किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, और ये पूरा गैल्वेनोमीटर सर्किट में किससे कनेक्ट है, पैरेलल। समझ में आ रहा है बात। पुराना वाला एनसीईआरटी में ये वोल्ट मीटर पर और गैल्वेनोमीटर दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ, पुराना वाला एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन इंडेक्स में एक दो क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से, वो अगले क्लास में हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करेंगे, इसको लिख लीजिए इसको बढ़िया।